फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, लिखते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। शुरुआत में तो हम पहले एसिड और बेस के बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड है उसमें से कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ क्या होता है, बेसिस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अपने इस नेचर के कारण ही जो होता है ना, कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करता है। जैसे दुनिया में जितने भी कंपाउंड है इसमें से जो होता है, कुछ जो होता है एसिडिक नेचर का और कुछ जो होता है वो बेसिस नेचर का। ठीक है, और ये जो होता है ना, कंपाउंड से कुछ प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करता है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो एसिड जो होता है ना, वो टेस्ट में खट्टा होता है। टेस्ट में खट्टा होता है यानी शोर, टेस्ट में ये मतलब खट्टा होता है। और ये जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एसिड टेस्ट में खट्टा होता है, बेसिस जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। और कंपाउंड्स में दो नेचर हो गए, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। एसिडिक जो होता है वो खट्टा होता है, बेसिक जो होता है कड़वा होता है। तो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स जो होता है ना, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है नेचुरल बोले तो प्राकृतिक का जो देन होता है, और एक होता है साइंथेटिक बोले तो जो मानव का देन होता है। ठीक है, मानव का देन। साइंथेटिक होता है मानव का देन। और इस प्राकृतिक में भी दो होता है। एक होता है लिटमस पेपर, नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लिटमस पेपर। सेकेंड होता है टर्मेनिक। और साइंथेटिक होता है ना, इसमें भी दो होता है। एक होता है फेनोलिथिलीन, सेकेंड होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इंडिकेटर्स जो होता है ना, वो बेसिस और एसिड के संपर्क में जब आता है ना, तो इसका जो होता है रंग बदल देता है। ठीक है, बेसिस और एसिड के मतलब संपर्क में आते तो रंग बदल देता है, साथ में बेसिस में कुछ अलग रंग देता है और एसिड जो होता है उसमें कुछ अलग रंग देता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने से पहले है ना, हम कुछ एसिड और बेसिस का नाम बता देते हैं आप लोग को, जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेसिस सॉरी, H2SO4 क्या होता है, सल्फेरिक एसिड से समझ जाइएगा, सल्फेरिक एसिड। HNO3 निट्रिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। CH3 COOH एसिटिक एसिड। वैसे ही कुछ बेसिस के भी नेम है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का हॉल्टवाइस
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कुछ एसिड्स और बेसिस के नेम है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ जनरल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्या है ना कि एक इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में दे देता है और वो आपको कहते हैं कि एक स्पेसिफाइक एसिड है और एक स्पेसिफाइक मेटल है और इसका रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको बताना है। तो फिर देखिए क्या प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे बनाएंगे इसको। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब दो एसिड और मेटल को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो निश्चित है, H2 जो होता है ना वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हमें सोचना है कि ये साल्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे साल्ट जो है सो दो चीज़ से बनता है, एक बनता है पॉजिटिव आयन से और एक बनता है नेगेटिव आयन से, ठीक है। और एसिड में भी क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और साल्ट भी दो चीज़ से बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव से। और मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम मेटल के पॉजिटिव को साल्ट के पॉजिटिव से मिलाते हैं और एसिड के नेगेटिव को साल्ट के नेगेटिव से बनाते हैं तो हमें ये मतलब जो होता है ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट वो होता है ना जो रिएक्टेंट में क्या होता है, मेटल होता है, और नेगेटिव पार्ट वो होता है जो रिएक्टेंट में जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर साल्ट का जो नेम होता है ना उसी प्रकार से हम नेमिंग करते हैं। तो फिर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with iron filling form इक्वेशन। एग्जाम्पल लिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग फॉर्म, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन के साथ जब वो करते हैं, जैसे एसिड मेटल करते हैं तो हमको साल्ट मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक और एसिड को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इसका ऐसे होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन देगा हमें FeCl2 प्लस H2। ये कैसे बना, तो Fe का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव से मिला है और HCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव से मिला है, तो हमें FeCl2 प्लस H2 मिल गया। तो आप लोग को साल्ट तो समझ में आ रहा है ना कि साल्ट कैसे मिला। देखिए जो भी Fe का जो मतलब पॉजिटिव है, Fe का जो पॉजिटिव है वो गया मेटल में पॉजिटिव, और जो HCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो गया रिएक्टेंट होके नेगेटिव में, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जब दोनों को हम मिला दिए तो यहाँ मिल गया FeCl2 प्लस H2। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पोस्ट हो गया। एक 2 लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट, अगर आप लोग को समझ में नहीं आना तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की और कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म इक्वेशन। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स
Al2SO4 प्लस H2। ठीक है, ये कैसे बना? तो ये जो एल्युमिनियम जो हुआ, यानी जो मेटल का जो पॉजिटिव है एल्युमिनियम हो गया, और जो H2SO4 जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है SO4 हो गया। ठीक है, तो AlSO4 आया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन को बैलेंस किया गया है, जिससे हमें Al2SO4 का Q प्लस H2 मिला। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि H2 को लिखना नहीं भूलना है। अगर आप H2 को लिखना भूल गए तो भाई साहब आपका आधा नंबर तो एग्ज़ाम में गया। ठीक है, ठीक, आइए तो फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आप लोग को, कि कभी भी जो दही होता है ना, उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है ना, पॉइज़न बनाता है। जैसे दही प्लस मेटल गिव्स क्या होता है, पॉइज़न। दही या कोई भी जो एसिडिक जो होता है ना, एसिड का कोई प्रोडक्ट हो, तो दही प्लस मेटल गिव्स पॉइज़न प्लस H2। कोई भी दही का सामान अगर हम मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो वो हमें पॉइज़न देता है। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा भूल नहीं करिएगा। कभी भी दही को मेटल के कंटेनर में या ब्लास में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि एसिड भी कुछ होता है ना, जैसे एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उसमें से भी कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे हम pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल। वो ऐसा होता है, मतलब स्केल की तरह ही होता है, सॉरी, हाँ, pH स्केल ऐसा होता है जो 0 से 14 तक होता है, और जिसका जो मिड पॉइंट होता है ना वो 7 होता है। ठीक है, तो pH स्केल बनाया गया है। 7 के जो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट होता है ये एसिड होता है, और जो 7 के राइट साइड में होता है वो बेस होता है, और जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है। तो pH स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, इसका मिड पॉइंट 7 होता है, और pH स्केल पर ही हम ये नापते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कोई बेस जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, और इसका जो 7 होता है मिड पॉइंट वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 किसी का है pH मान तो वो न्यूट्रल है, यानी ना ही वो एसिड है, ना ही वो अम्लीय है, ना ही वो क्षारीय है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि एसिड में भी कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? तो pH वैल्यू जो 7 है ना, इससे जितना दूर होगा उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ही पास होगा उतना ही वो वीक होगा। वैसे ही बेस में 7 से जितना दूर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना पास होगा उतना ही वो वीक बेस होगा। जैसे pH = 6.9, ये क्या है, एकदम 7 के पास जा रहा है, 6.9 7 के पास है, 7 के पास है, यानी ये वीक है, वीक एसिड। ठीक है, और pH मान अगर 1 है तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये 7 से दूर है। ठीक है, वैसे ही बेस में क्या होता है ना कि pH वैल्यू अगर 13 है तो ये क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वही pH वैल्यू अगर 8 है तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। जितना ही 7 से दूर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ही वो 7 से दूर होगा उतना ही वो बेस एसिड होगा। यानी जो 0 की तरफ जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो 14 की तरफ यानी 14 की तरफ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप बताना कि इस दो एसिड में, मतलब ये दोनों में से एसिड कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है? ठीक है, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका
इसका pH वैल्यू दिया हुआ है आपको 4, इसका pH वैल्यू दिया हुआ है आपको 1। तो दोनों में से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड pH 1 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये 7 से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। वैसे ही आपको बेस का बताना है। तो बेस का दिया हुआ है आपका एक इसका pH वैल्यू दिया हुआ है 13.5, इसका pH वैल्यू दिया हुआ है 9.4। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और वीक बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा क्योंकि ये 7 से दूर है, और वीक बेस ये होगा क्योंकि ये 7 के पास है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस हम कैसे पहचानते हैं। जो 7 के पास होता है वो बहुत ही वीक एसिड होता है या बहुत ही वीक बेस होता है, और जो 7 से दूर होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना वो बहुत ही डेंजर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर डेंजरस, बहुत ही डेंजरस होता है ये एसिड, इसलिए इसको हम लोग डिल्यूट करते हैं। इसको क्या होता है ना कि इसमें हम पानी मिक्स करते हैं। डिल्यूट क्या होता है कि एसिड डिल्यूट क्या होता है कि एसिड इज एडेड टू वाटर। इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना बहुत ही डेंजरस एसिड होता है, इसलिए इसमें हम पानी मिलाते हैं। समझे? स्ट्रॉन्ग एसिड डेंजर होता है इसलिए हम इसमें पानी मिलाते हैं। तो ये रहा आपका एक कंटेनर, इसमें रहा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें हम मिलाएंगे पानी। इसमें हम पानी मिलाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एसिड, ये रहा आपका वाटर। और हम कंसनट्रेटेड एसिड को डिल्यूट इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो बहुत ही सेफ़ होता है। ये जो डिल्यूट होता है ना ये बहुत ही सेफ़ होता है, इसलिए। समझ गया? तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।